नमस्कार। चमेली के दर्शकों का एक मुलाकात कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम इस कार्यक्रम में आपको अलग अलग विषय पर जानकारी देते हैं और अलग अलग कुछ खास लोगों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। आज हम आपको एक ऐसे संगठन के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे देश का सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा संगठन कहा जाता है। जी हाँ, ये भारत सरकार की कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है, जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन कार्य करती है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इस संगठन के बारे में आज हमें विस्तार से जानकारी देने जा रहे हैं इसी संगठन के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त यानी रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर 2 श्री मोहम्मद अशरफ कामिल जी, जो इस संगठन के बारे में हमें विस्तार से बताएंगे। तो आइए आज के मेहमान से हम मुलाकात करवाते हैं। अशरफ जी, नमस्कार। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अशरफ जी, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ, जिसे देश का सबसे बड़ा सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, इसकी शुरुआत कब हुई और इसके अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं आती हैं? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जिसको एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, इसकी उत्पत्ति 1952 में हुई एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 के मातहत। ये संगठन का मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में है जी। और इसके जो मुखिया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर होते हैं जी। ये संगठन श्रम मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जी। और ये संगठन सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज केंद्रीय न्यास बोर्ड के अंतर्गत काम करती है, जो कि एक ट्राइपेटाइट बॉडी है जिसमें कि एम्प्लॉयर, एम्प्लॉइज एंड गवर्नमेंट नॉमिनीज होते हैं एंड सेंट्रल पीएफ कमिश्नर इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद के अंतर्गत 3 उप क्षेत्रीय कार्यालय हैं, सिद्दीपेट ऑफिस, देन कुकटपल्ली एंड पठानचेरू। तेलंगाना में एक और रीजनल ऑफिस है जिसका नाम निजामाबाद है, जिसके अंतर्गत 2 उप क्षेत्रीय कार्यालय आते हैं, उप क्षेत्रीय कार्यालय करीमनगर एंड उप क्षेत्रीय कार्यालय वारंगल। इसके अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं आती हैं? कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अंतर्गत एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम आती है 1952 की, देन एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995 की है, जिसने एम्प्लॉइज फैमिली पेंशन स्कीम 1971 को रिप्लेस किया। देन एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम है 1976 की, जो कि बीमा संबंधित जो लाभ है वो प्रदान करती है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के मेंबर्स को। ये जो ईपीएफओ एक्ट स्कीम के अंतर्गत कौन कौन से एस्टेब्लिशमेंट या कौन कौन से कंपनीज इसके अंदर कवर की जाती हैं? सेक्शन 13A एंड 13B। 13A ऑफ द ईपीएफ एंड एमपी एक्ट में वैसे फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जो कि शेड्यूल 1 में इंडस्ट्री के तौर पे लिस्टेड हैं। वो सारे जो इंडस्ट्रीज फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, वो जो भी 20 या उससे ज्यादा व्यक्ति जिसमें काम करते हैं, वो भविष्य निधि संगठन के अंतर्गत आते हैं, भविष्य निधि अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। उसके अतिरिक्त 13B सेक्शन 13B है, जिसमें कि भविष्य निधि संगठन में अदर एस्टेब्लिशमेंट जिसको कि गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, वो आते हैं जिन्होंने 20 या उससे अधिक एम्प्लॉइज को या कर्मचारियों को अपने यहाँ काम पे लगाया है। इसके अतिरिक्त सेक्शन 14 भी है, जिसके अंतर्गत अगर मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर साझा रूप से एक निवेदन करते हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को कि वे भी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एक्ट अपने स्थापना में, अपने एस्टेब्लिशमेंट में लागू कराना चाहते हैं, तो उनको भी गवर्नमेंट सेंट्रल पीएफ कमिश्नर नोटिफिकेशन के जरिए उनके ऊपर भी ईपीएफ एंड एमपी एक्ट 1952 लागू कर सकते हैं, वो भी कवर किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त भी सेक्शन 2A है, जिसमें कि कोई भी अगर स्थापना या कंपनी कहीं पर कवर्ड है 20 आदमी या उससे ज्यादा से, और दूसरी जगह उसकी ब्रांच है, सपोज हैदराबाद की कोई कंपनी है, वो 50 आदमी से कवर्ड है, उसकी ब्रांच नागपुर में है जिसमें सिर्फ 10 व्यक्ति है, तो वो भी जिस दिन से वो नागपुर की ब्रांच शुरू होगी, उसी दिन से वो कंपनी ये फैक्ट के अंदर जरूरी रूप से लागू हो जाएगा उस पे। इसमें कोई भी ये नहीं है कि वो 20 आदमी है या नहीं, बिकॉज 20 आदमी से ऑलरेडी कवर्ड है उसका मुख्य स्थापना। जी, जैसे कि आपने बताया कि ईपीएफओ के अंतर्गत 3 योजनाएं चलाई जाती हैं। जो पहली योजना है ईपीएफ स्कीम, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। ईपीएफ स्कीम कर्मचारी भविष्य निधि योजना है जो कि 1952 में आई और समय समय पे इसमें अमेंडमेंट्स हुए। इसमें मुख्यतः हम जो एम्प्लॉइज हैं उनके ओल्ड एज रिटायरल बेनिफिट्स, उनके
वर्किंग पीरियड में उनके जो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, जो ज़रूरतें हैं, उसको ध्यान में रखते हुए योजना बनाई गई है, गवर्नमेंट ने बनाई है। और समय समय पे उनको जो है आर्थिक जो भी एडवांसेस है या ये सब दिए जाते हैं। उसमें 68B है, पारा 68B ऑफ द EPF स्कीम, जिसके अंतर्गत उन्हें हाउसिंग के लिए या फ्लैट परचेज के लिए या जमीन खरीदने के लिए लोन दिया जाता है, जो कि नॉन रिफंडेबल लोन है। इसके अतिरिक्त 68H है, जिसमें कि अगर फैक्ट्री लॉकआउट हो जाता है तो उनको उनके भविष्य निधि के अंशदान से कर्मचारी के वो क्षेत्रीय आयुक्त या जो भी अधिकारी इसके लिए बनाए गए हैं वो उन्हें लोन एडवांस देते हैं। इसके अतिरिक्त 68J है, जिसके अंतर्गत अगर व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो वैसी स्थिति में भी उनको एडवांस दिया जाता है। उसके अतिरिक्त 68M है, सपोज इलेक्ट्रिसिटी पावर कट है, उस अवस्था में भी उनको दिया जाता है एडवांसेस। उसके अतिरिक्त 68L भी है, जिसमें अगर कोई नेचुरल कैलामिटी है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, फ्लड्स है, तो उस अवस्था में भी उनको एडवांस दिया जाता है। उसके अतिरिक्त 68N है, वैसे हैंडीकैप या फिजिकली चैलेंज एम्प्लॉइज जो कि अपने फिजिकली हैंडीकैप्सी को दूर करने के लिए कुछ उपकरण खरीदना चाहते हैं, तो उसके अंतर्गत उनको एडवांस 68N में, पारा 68N में दिया जाता है। इसके अतिरिक्त 68NN भी है, जिसमें कोई भी कर्मचारी अगर 55 इयर्स एज होने के बाद रिटायरमेंट हो रहा है तो रिटायरमेंट के 1 ईयर पहले वो 90% ऑफ द PF मनी विड्रा कर सकता है 68NN में। इसके अलावा जो EPF एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम है, इसके बारे में कुछ प्रकाश डालिए। एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम के पहले एम्प्लॉइज फैमिली पेंशन स्कीम 1971 थी। उसमें सदस्य की मृत्यु की अवस्था में सिर्फ फैमिली विडो या विडोवर या एक फैमिली मेंबर जो सर्वाइविंग मेंबर होते थे उनको पेंशन मिलता था। अगर फैमिली पेंशन स्कीम का मेंबर सरवाइव करता था तो उसको LAB लाइफ एश्योरेंस बेनिफिट मिलती थी। उनको सदस्य पेंशन, मेंबर पेंशन का कोई कंसेप्ट नहीं था। 1995 में भारत सरकार ने एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 95 लाया, जिसके जरिए सदस्य पेंशन का कंसेप्ट आया, मेंबर पेंशन। कोई भी मेंबर 58 इयर्स पे सुपर एनुएशन हो जाता है उनका, देन दे कैन गेट द पेंशन इफ 10 इयर्स ऑफ एलिजिबल सर्विस उनकी होनी चाहिए मिनिमम। उसके अतिरिक्त वो रिड्यूस पेंशन भी ले सकते हैं। 50 साल की उम्र के बाद वो रिड्यूस पेंशन ले सकते हैं, बट उनकी जो पेंशन फिक्स होगी हर साल, जो कि 58 साल से कम है उनका एज, वो 4% के हिसाब से उनका पेंशन कम हो जाएगा। इसके अतिरिक्त सदस्य के मृत्यु के अवस्था में विडो पेंशन दिया जाता है, जो कि मेंबर पेंशन जो फिक्स होता है उसका 50% है। अभी सब्जेक्ट टू द मिनिमम ऑफ 1000 हो गया है ये। उसके अतिरिक्त 2 चिल्ड्रेन को भी साइमल्टेनियसली 25 इयर्स तक मिलेगा। सपोज 4 या 5 बच्चे हैं तो पहला बच्चा जब 25 साल की उम्र प्राप्त कर लेगा तो थर्ड चाइल्ड को ऑटोमेटिकली ये मिलना शुरू हो जाएगा। लाइक दैट, अगर 4-5 चिल्ड्रेन है तो इट विल रन लाइक दैट। उसके अलावा सपोज मेंबर और उनकी विधवा या विडो और विडोआ दोनों का देहांत हो चुका है तो ऑर्फन पेंशन भी मिलता है, जो कि विडो पेंशन का 75% होगा। ये पेंशन स्कीम के अंतर्गत जो स्कीम सर्टिफिकेट या फिर विड्रॉल बेनिफिट है, इससे क्या मतलब है? विड्रॉवल, सपोज एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम में जो भी लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम में वो सभी लोग मेंबर होते हैं जो कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम के मेंबर हैं, ऑटोमेटिकली वो EPS के मेंबर हो जाते हैं। तो जिन लोगों ने 10 साल की सेवा की है और उनका 50 साल की आयु नहीं हुई है ताकि वो रिड्यूस पेंशन प्राप्त कर सके, या 58 इयर्स उनका नहीं हुआ है जिससे वो सुपर एनुएशन पेंशन प्राप्त कर सके, वैसे लोग 10 साल की अगर नौकरी उनकी है या कम भी है तो वो स्कीम सर्टिफिकेट ले सकते हैं, जो कि अगर दूसरे स्थापना या एस्टेब्लिशमेंट में काम करते हैं तो वो सर्विस जोड़ करके 50 साल या 58 साल प्राप्त करने पर वो पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ये सारी सर्विस जोड़ करके उनको पेंशन बेनिफिट मिलेगी। अगर कोई भी कर्मचारी 10 साल से कम नौकरी किया है उसने और वो स्कीम सर्टिफिकेट नहीं लेना चाहता है तो नौकरी छोड़ने के 2 महीने के बाद वो विड्रावल बेनिफिट भी ले सकता है, जो कि विड्रावल बेनिफिट उसको दिया जाएगा। इट इज नॉट द सेम अमाउंट लाइक PF के इंटरेस्ट के साथ पूरा अमाउंट वापस हो जाएगा, बिकॉज एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम की जो खासियत है वो ये है कि पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड शेयरिंग ऑफ रिस्क के बेसिस पे काम करती है। अगर किसी कर्मचारी ने 1 महीना भी ये काम किया है या 2 दिन 5 दिन भी काम किया, उसका अंशदान आया हमारे पास, उनकी मृत्यु की अवस्था में
लाइफ लॉन्ग उनके विडो को पेंशन मिलता है या उनके रीमैरिज तक पेंशन मिलता है, चिल्ड्रन पेंशन मिलता है, ऑर्फन पेंशन मिलता है। तो ये इसी कंसेप्ट पे काम करता है, शेयरिंग ऑफ रिस्क एंड पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज। इसीलिए विड्रावल बेनिफिट में एक नियत राशि जो कि टेबल सी में ईपीएस स्कीम 95 में नियत की गई है, वो उसको वापस की जाती है। जी। जो इसके अलावा जो आपकी ईडीएलआई स्कीम है जो इंश्योरेंस से रिलेटेड है, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम 1976 में इनैक्ट की गई। इसके अंतर्गत ये एम्प्लॉयज के पीएफ में डिपॉजिट जो है उससे लिंक्ड स्कीम है और ये उसी कर्मचारी को मिलता है जिसकी मृत्यु सेवा काल में हुई है। ही मस्ट बी ऑन द पेरोल ऑफ द कंपनी एज ऑन द डेट ऑफ द डेथ ऑफ द मेंबर। वैसी अवस्था में एम्प्लॉयज पीएफ में जो उसकी राशि लिंक्ड है उसके एवरेज बेसिस पे उसको राशि दी जाती है। ये राशि 1,30,000 अधिकतम राशि थी, लेकिन अभी 16/8/2014 को अमेंडमेंट करके ईडीएलआई एक्ट में इसकी राशि को बढ़ा के 3,60,000 कर दिया गया है। सॉरी 22/8/2014 22 अगस्त 2014 में अमेंडमेंट करके इस राशि को 3,60,000 कर दिया गया है। पहले ये राशि 1,30,000 थी अधिकतम राशि, अभी इसे बढ़ा दी गई है। ये इसको बढ़ा करके 3,60,000 कर दिया गया है। अशरफ जी, ईपीएफ एक्ट एंड स्कीम में जो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हुए हैं, हाल ही में हमने सुने हैं बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं, तो ये अमेंडमेंट्स क्या हैं? लेटेस्ट अमेंडमेंट्स ईपीएफ एंड एमपी एक्ट में किया गया है। इसमें सबसे पहले तो जो वेज सीलिंग थी, वेज सीलिंग वो चीज है जिसमें कि अधिकतम बेसिक एंड डीए ऑन विच जिसपे अंशदान करता है नियोक्ता, एस्टेब्लिशमेंट और एम्प्लॉयर, वो पहले 6500 रुपये थी, जिसपे कि वो पीएफ वेजेस कहलाती थी। उस पे उसको पीएफ देना जरूरी होता था। अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी में 6500 रुपये से ज्यादा पे बेसिक और डीए जो पीएफ वेजेस है सेक्शन 2B ऑफ द ईपीएफ एक्ट में जो बेसिक वेज डिफाइन किया गया है, उससे अधिक पे अगर नौकरी ज्वाइन करता था तो वो एक्सक्लूडेड एम्प्लॉई कहलाता था। तो इस सीमा को 6500 से बढ़ा करके 1 सितंबर 2014 से 15,000 कर दिया गया है। इससे ये फायदा ये हुआ है कि बहुत सारे और भी व्यक्ति कर्मचारी जो कि एक्सक्लूडेड की सीमा में चले आते थे, बिकॉज उनका पीएफ वेजेस जो है बेसिक डीए मोर देन 6,500 या 15,000 था, 6,500 था, वो सभी कवर हो जाते हैं, कवर हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त गवर्नमेंट ने सितंबर 2014 से पेंशन की राशि 1 वर्ष के लिए बढ़ा करके न्यूनतम 1,000 गारंटी कर दी है। पहले ये पेंशन फिक्सेशन के हिसाब से उनको मिलता था, इट में भी 100, 200, 500 आल्सो, बट अभी कम से कम मिनिमम राशि 1,000 रुपया कर दी गई है। ये राशि अगर विडो को मिलती है तो उसके अतिरिक्त चिल्ड्रन पेंशन को अलग राशि मिलती है। ये तो हो गई सदस्यों की बारे में। इसके अतिरिक्त अभी और भी अमेंडमेंट्स हुए हैं, जैसे कि बीमा एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, उसकी राशि भी बढ़ा करके, जैसे मैंने बताया, इसको बढ़ा करके 22 अगस्त 2014 में 3,60,000 कर दी गई है। इसके अतिरिक्त इंटरनेशनल वर्कर्स के प्रोविजंस ऐड किए गए हैं, जो कि पहले इंटरनेशनल वर्कर्स नहीं होते थे। तो इंटरनेशनल वर्कर्स में ये मैं विस्तार में बाद में बताऊंगा, बट इंटरनेशनल वर्कर भी एक नया अमेंडमेंट है जो कि बाहर से जो व्यक्ति आते हैं दूसरे देश के, जो कि इंडिया के पासपोर्ट होल्डर नहीं है, वो सभी इंटरनेशनल वर्कर की कैटेगरी में आते हैं, तो उनको भी पीएफ का अंशदान करना जरूरी हो गया है अभी। अशरफ जी, ये तो बातें हो गई सदस्यों के बारे में। अगर कोई संस्थान, अगर कोई एस्टैब्लिशमेंट सदस्यों की रकम जमा करने में अगर चूक जाती है या डिफॉल्ट हो जाती है, तो उस पे आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या एक्शन लेता है? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत हमने बताया कि 13A एंड 13B में फैक्ट्री एस्टैब्लिशमेंट एंड अदर एस्टैब्लिशमेंट्स आते हैं, और ये जो शेड्यूल है उसको नोटिफिकेशन के जरिए गवर्नमेंट जो है बढ़ाती रहती है, नए नए एस्टैब्लिशमेंट्स को इसके अंतर्गत लाती रहती है। इसके तहत बहुत कंपनीज को हर महीने प्रोविडेंट फंड का अंशदान करना पड़ता है। 12% एम्प्लॉइज का शेयर उनको सैलरी से डिडक्ट करना पड़ता है, 12% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, और एम्प्लॉयर का जो 12% कंट्रीब्यूशन होता है उसका 8.33% पेंशन फंड में जाता है। उसके अतिरिक्त भी नियोक्ता को 1.10% एडमिनिस्ट्रेटिव ईपीएफ एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस देने होते हैं, 0.5% ईडीएलआई चार्जेस देने होते हैं। उसके अतिरिक्त
0.05% अगर ये चूक जाती है, ये देना पड़ता है। वो अगर चूक जाते हैं तो प्रावधान किया गया है ईपीएफ एंड एमपी एक्ट में, सेक्शन 7A एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, क्वासी जुडिशियल इंक्वायरी है जी, जो कि सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के अंतर्गत एक न्यायिक प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत दो प्रकार की चीजें निर्धारित की जाती हैं। पहला, अगर हमने किसी कंपनी को या एस्टेब्लिशमेंट को पीएफ एक्ट लागू किया, 20 हमारा मानना है डिपार्टमेंट का ईपीएफओ का कि उसमें 20 आदमी काम करते हैं और उस पर प्रोविडेंट फंड एक्ट लागू है, तो बहुत सारी कंपनी उस पर डिस्प्यूट करती हैं, विवाद करती हैं कि ये कंपनी हमारे प्रोविडेंट फंड के अंतर्गत नहीं आती हैं, आप इसको लागू नहीं कर सकते। तो सेक्शन 7A के अंतर्गत वो डिसाइड किया जाता है कि ये कंपनी प्रोविडेंट फंड में लागू हो सकती है, नहीं हो सकती, ईपीएफ एंड एमपी एक्ट इस पे अप्लाई करता है, नहीं करता है, वो बातें डिसाइड होती हैं। इसके अतिरिक्त जो कंपनी प्रोविडेंट फंड एक्ट में लागू है उसके ऊपर, और वो डिस्प्यूट नहीं कर रही है कि प्रोविडेंट फंड एक्ट उन पे लागू नहीं होता, बट किसी कारण से वो प्रोविडेंट फंड का जो कंट्रीब्यूशन है वो टाइम पे, समय पे वो जमा नहीं करा रही हैं, तो वैसी स्थिति में सेक्शन 7A के अंतर्गत वो बकाया को एसेस किया जाता है। ये बिल्कुल लीगल होता है एक्शन। या इट इज ए क्वासी जुडिशियल इंक्वायरी और इट इज डिटरमाइंड, द अमाउंट इज डिटरमाइंड and 15 days time is given to the employer to pay the money. If he is dissatisfied, he can even appeal before the tribunal, which is in Delhi, and recently also Bangalore में ट्रिब्यूनल गठित करने के लिए अधिसूचना गवर्नमेंट ने जारी की है। तो इसमें ये निर्धारित करने के बाद क्या होता है कि अगर कंपनी ने 15 दिन में पैसा नहीं जमा किया तो सेक्शन 8 to 8G ऑफ द एक्ट में पैसा कैसे वसूला जाए उसके बारे में, कार्रवाई के बारे में सारी विवरण दिया हुआ है। तो यूजुअली करंट डिमांड होता है, जब फाइनेंशियल ईयर में हम एसेस करते हैं पैसे को तो इट बिकम द करंट डिमांड। तो करंट डिमांड को हम एसेस करने के बाद एटीएफ बैंक अटैचमेंट या अगर थर्ड पार्टी से ड्यू है उस एम्प्लॉयर को, वी कैन अटैच एंड गेट द मनी एंड हिज लायबिलिटी विल बी एब्सॉल्व्ड ऑफ। इसके अतिरिक्त फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद 31 मार्च को वो करंट डिमांड जो होता है वो अरियर डिमांड में कन्वर्ट हो जाता है। देन 8B सर्टिफिकेट इशू किया जाता है जिसको रेवेन्यू रिकवरी सर्टिफिकेट बोलते हैं, और उसको रिकवरी के लिए डिपार्टमेंट के पास इनकम टैक्स शेड्यूल 2 और 3 में 1961 के एक्ट में जो पावर्स हैं रिकवरी के, वो सारे के सारे पावर एज इट इज ईपीएफ एक्ट में दिए गए हैं, जिसमें कि हम जो जिस कंपनी का एरियर है, बकाया है और उन्होंने जमा नहीं किया, उस कंपनी के नियोक्ता को हम अरेस्ट कर सकते हैं और इम्प्रिजन कर सकते हैं सिविल इम्प्रिजनमेंट में 6 महीने तक के लिए। इसके अतिरिक्त उनकी जो प्रॉपर्टी है, पहले हम कंपनी की प्रॉपर्टी को अटैच करते हैं और सेल करके बकाया को वसूल करने का प्रयास करते हैं। अगर कंपनी की प्रॉपर्टी से हम बकाया वसूल नहीं कर पाते हैं, देन नियोक्ता जो एम्प्लॉयर होते हैं उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी अटैच करके बकाया वसूल किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अगर बहुत सारी कंपनी बंद हो जाती है और वो दूसरी जगह एम्प्लॉयर लोकेट हो जाते हैं, सपोज हैदराबाद की कंपनी है, कंपनी पूरी तरह बंद हो गई, यहाँ पे कोई भी ट्रेसेबल नहीं है, और कंपनी का मालिक सपोज दिल्ली में रह रहा है, तो ऐसी सूचना में या कंपनी के मालिक है या कंपनी की कुछ प्रॉपर्टी दिल्ली में है, तो सेक्शन 8C के तहत हम सर्टिफिकेट 8B सर्टिफिकेट को ट्रांसफर कर सकते हैं दिल्ली, और दिल्ली में जो रिकवरी ऑफिसर होते हैं, वसूली अधिकारी, वो सारे पावर्स रिकवरी के इस्तेमाल करके बकाया को वसूल करने का प्रयास करते हैं। ईपीएफओ में कंप्यूटराइजेशन की क्या स्थिति है? ईपीएफओ को कंप्यूटराइजेशन काफी तीव्र गति से चला है, और जब से संगठन की उत्पत्ति हुई 1952, उसके बाद जब कंप्यूटराइजेशन भारत में आया, तब से ईपीएफओ वाज अ लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कि कंप्यूटराइजेशन हुआ। और आज के वर्तमान में ये स्थिति है कि कोई भी क्लेम, दावा प्रपत्र जो आता है कर्मचारी ईपीएफ स्कीम का या एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम का या एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम का, या फॉर्म 10D वगैरह, 10C, फॉर्म 19, ये दावे हैं। फॉर्म 19 के तहत जो है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड का पैसा लेता है। फॉर्म 10C के तहत वो स्कीम सर्टिफिकेट या विड्रावल बेनिफिट ले सकता है। फॉर्म 10D के तहत वो विडोवर पेंशन या मेंबर पेंशन या रिड्यूस पेंशन या डिसेबलमेंट पेंशन के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके अतिरिक्त कंप्यूटर होते हैं, तो ये जो दावा लेकर के कर्मचारी हमारे ऑफिस में आता है, तो कंप्यूटराइजेशन की प्रक्रिया उस दावे को जो हम रजिस्टर करते हैं उसी समय से शुरू हो जाती है, और जैसे ही दावा रजिस्टर होता है एम्प्लॉय के मोबाइल पे मैसेज भी जाता है, और जैसे जैसे प्रोसेसिंग का प्रक्रिया चलता है वो मैसेज जाता है।
तो दावा को रजिस्ट्रेशन के समय से ही कंप्यूटराइज प्रक्रिया है, वो रजिस्टर हो जाती है। उसके बाद ये कंसर्न अकाउंट्स ग्रुप में जाती है, वो फिर इसको प्रोसेस करते हैं। देन वो अमाउंट ऑथराइज करने के बाद ये कैश सेक्शन में कंप्यूटरीकृत प्रणाली से ही जाती है और वहां पर थ्रू NEFT के जरिए हम पैसा पे करते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया जो है कंप्यूटराइज है, जिससे कि क्लेम का प्रॉपर ट्रैकिंग होता है ताकि इधर उधर क्लेम नहीं हो जाए। मैनुअल व्यवस्था में क्लेम इधर उधर गुम होने की संभावना ज्यादा होती थी और क्लेम को ट्रैक करने के लिए हमको फिजिकली वेरीफाई करना पड़ता था कि किस कर्मचारी, हमारे EPFO के कर्मचारी के पास कितने दावे पत्र पेंडिंग पड़े हुए हैं। लेकिन अब क्या है, ऑनलाइन होने से रियल टाइम बेसिस पे कौन कर्मचारी किस वक्त लॉग इन होता है, कितने दावा पत्र या क्लेम को वो सेटल कर रहा है, वो सारी चीजें पता चलती हैं। कब ये अकाउंट्स ग्रुप में सेटल हो गया, कब ये कैश सेक्शन में गया, कब कैश सेक्शन से चेक आपको एम्प्लॉइज को पेमेंट करने के लिए NEFT के जरिए जो है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन मेंबर को टाइम टू टाइम मोबाइल में जाती है, ये मोबाइल पे जाती है, उनको पैसा जाने के बाद अमाउंट के डिटेल्स भी जाती हैं, चेक नंबर, ये सब मेंबर को अगर वो अपना मोबाइल नंबर भरते हैं, अपने क्लेम के ऊपर दर्शित करते हैं, तो उनको चली जाती है। EPFO में मेंबर को दिए जाने वाली सर्विसेज जो हम सेवाएं देते हैं, उसे बेहतर बनाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं या कदम उठाए गए हैं? अभी एक सबसे बड़ी सेवा लागू की गई है। हमारे ज्यादातर ग्रीवांसेस होते थे कि ट्रांसफर क्लेम्स जो है वो एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में जाते थे। सपोज एक व्यक्ति, एक कर्मचारी हमारा प्रोविडेंट फंड में जो रजिस्टर्ड है, वो हैदराबाद की किसी कंपनी में काम कर रहा है। बाद में उसने वो हैदराबाद की कंपनी छोड़ दी और बॉम्बे की किसी कंपनी में ज्वाइन कर लिया। सपोज एजिस में काम कर रहा था, वो जाकर के मुंबई में TCS में ज्वाइन कर लिया। तो उसका पैसा जो ट्रांसफर करना होता था वो फिजिकली चेक के जरिए जाता था और एनेक्सर के साथ में जो कि ट्रांसफर की विवरणी होती थी, उसका अमाउंट कितना है, पेंशन स्कीम में क्या उसकी सर्विसेज हैं, सैलरीज है, वो सारी प्रेषित की जाती थी दूसरे ऑफिस को। फिर दूसरा ऑफिस वो चेक को इनकैश करके उस मेंबर के अकाउंट में डालता था। ये सारे प्रक्रिया में कभी कभी विलंब होता था, कभी चेक मिसप्लेस हो जाता था, एनेक्सर के समय पे नहीं पहुंचता था, अमाउंट क्रेडिट EPFO ऑफिस में हो जाता था लेकिन मेंबर के अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो पाता था। तो वो उसको दूर करने के लिए OTCP, ऑनलाइन ट्रांसफर क्लेम पोर्टल की शुरुआत की गई, जिसके जरिए कर्मचारी ऑनलाइन क्लेम फाइल कर सकता है और कंपनी भी जो है डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से वो क्लेम को ऑफिस में प्रेषित करती है और ऑफिस भी ऑनलाइन इस क्लेम को दूसरे ऑफिस में पैसा और टेक्स्ट फाइल चला जाता है और उनके टास्क में दिखता है। तो ये सारी प्रक्रिया जो है ऑनलाइन ट्रांसमिट होती है। इससे बहुत ज्यादा एम्प्लॉइज के जो ग्रीवांसेज हैं हमारे, उसमें कमी आ रही है, क्योंकि ट्रांसफर की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड एंड ऑनलाइन हो गई है एंड ट्रैकिंग बहुत इजी हो गया है। जितने एनेक्सर के ऑफिस में आते हैं दूसरे ऑफिस के, वो दिखते हैं। एक बार कैश सेक्शन ने उसको अमाउंट को रिकंसाइल कर लेते हैं, देन इट गोज एंड पार्क इन द DA, जो हमारे डीलिंग एसेट अकाउंट्स होते हैं उनके इस पे, एंड रेगुलरली वी मॉनिटर सो एज टू इंश्योर दैट द अमाउंट रिसीव फ्रॉम अदर ऑफिसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसफर केसेस वो उनको क्रेडिट दिए जा सके। इसके अतिरिक्त अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर लॉन्च किया है, UAN 16 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया माननीय मुख्यमंत्री ने। श्रम सुविधा पोर्टल और यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से क्या फायदा होगा कि एम्प्लॉइज को अभी हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई करेंगे। अभी तक क्या होता था कि हम एम्प्लॉइज को थ्रू एम्प्लॉयर आइडेंटिफाई करते थे, तो UAN के जरिए हम एम्प्लॉय को एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दे रहे हैं और उनको हम प्रेरित कर रहे हैं एम्प्लॉयर को और एम्प्लॉइज को कि आप KYC, नो योर कस्टमर पार्टिकुलर्स लाइक बैंक अकाउंट, देयर आधार, वोटर बैंक एंड अदर IDs को आप डालें, जिससे कि एम्प्लॉइज को हम डायरेक्ट आइडेंटिफाई करें और इन फ्यूचर सेवा बगैर एम्प्लॉयर के जरिए एम्प्लॉय को हम जब डिपार्टमेंट डायरेक्ट एम्प्लॉय को आइडेंटिफाई करेगी तो जो भविष्य निधि और अदर सेवाएं हैं वो एम्प्लॉय को डायरेक्ट प्रदान की जा सकती हैं। इससे दूसरा फायदा UAN से ये है कि मेंबर ऑनलाइन जो है UAN को एक्टिवेट करके ऑनलाइन जो बैलेंसेज है वो भी देख सकते हैं, मेंबर बैलेंस थ्रू UAN। इसके अतिरिक्त अगर मेंबर किसी दूसरी जगह नौकरी के लिए जा रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, तो उन्हें क्लेम ट्रांसफर करने की OTCP के जरिए भी अब जरूरत नहीं है। वो उनको क्या करना होता है, सपोज एक कंपनी छोड़ के वो दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं, तो वहां पे उनको क्या करना है कि फॉर्म 11 फिलअप करना है। फॉर्म 11 फिलअप करते वक्त जो भी
कर्मचारी अपना यूएन नंबर बताएंगे, देन वो प्रीवियस जो अकाउंट में उनका प्रोविडेंट फंड का पैसा है वो ऑटो ट्रांसफर जनरेट होकर के नए अकाउंट से लिंक हो जाएगा। तो उन्हें जो है ओटीसीपी ट्रांसफर की जो प्रॉब्लम होती थी एक कंपनी से दूसरी कंपनी, बिकॉज अभी क्या हो गया, जॉब सिनेरियो इज टोटली चेंज। अर्लियर डेज क्या होता था, एक आदमी एक कंपनी में ज्वाइन करता था एंड ही रिटायर्स फ्रॉम दैट कंपनी। नाउ पीपल frequently change the job. You know the job profile, especially BPO section and IT sector and so many sectors. People keep on changing the job. करियर के लिए वो रेगुलरली जॉब चेंज करते रहते हैं। तो उस अवस्था में उन्हें जो है ये बहुत बड़ी सुविधा मिल गई है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के जरिए। तो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर में ये सबसे बड़ी सुविधा उनको मिली है। उसके अतिरिक्त श्रम सुविधा पोर्टल श्रम मंत्रालय ने लागू किया है, जिसके जरिए जो कंपनी डिफॉल्ट कर रहे हैं, पे नहीं कर रहे हैं, उनका डेटाबेस उनके पास है और वो कंप्यूटराइज प्रणाली के जरिए जो है ना निरीक्षण जो होगा, जो इंस्पेक्शन होगा, वो एक संचालित प्रक्रिया के जरिए होगा और रेगुलेटेड होगा। ऐसा नहीं है कि पीएफ इंस्पेक्टर को जहां मन हो रहा है वहां इंस्पेक्शन कर रहे हैं। इसके लिए एक प्रक्रिया बना दी गई है, जिसके जरिए श्रम सुविधा पोर्टल से वो ईपीएफओ को आता है, ईपीएफओ इसको प्रेषित करता है रीजनल ऑफिस या सब रीजनल ऑफिस को, वहां पे नोडल ऑफिसर हैं और नोडल ऑफिसर इसको फिर कंसर्न जो पीएफ इंस्पेक्टर्स हैं उनको अलॉट करते हैं। देन दो गो एंड विजिट द एस्टेब्लिशमेंट, इंस्पेक्ट करके उसका जो रिपोर्ट है वो श्रम सुविधा पोर्टल में डायरेक्ट अपलोड करते हैं और उसकी एक हार्ड कॉपी ऑफिस को जमा करते हैं। इसके अलावा श्रम मंत्रालय ने लिन लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर भी दिया है। इससे क्या हो रहा है कि पीएफ में कवर्ड एस्टैब्लिशमेंट है, स्थापना ईएसआईसी में कवर्ड है, लेबर डिपार्टमेंट से कवर्ड है। इस तरह से जो विविध लेबर रिलेटेड जो कानून है, लॉज है, उसमें जो कवर्ड एस्टैब्लिशमेंट है उनको सिंगल आइडेंटिफिकेशन नंबर, लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रदान किया गया है। बहुत सारी इंप्रूवमेंट हो गई है। एलआईएन के जरिए क्या होगा कि आप डायरेक्टली जा करके देख सकते हैं कि इस कंपनी का बाकी जो लेबर रिलेटेड डिपार्टमेंट्स है उन्होंने क्या रिपोर्ट्स दी है और नहीं दी है। अशरफ जी, जाते जाते हम आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे। आप हमारे सदस्यों को या हमारे कर्मचारियों को क्या सलाह देना चाहेंगे या क्या संदेश देना चाहेंगे? इस एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा, एक नई सेवा और दी गई है, वो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। पहले क्या होता था कि एस्टैब्लिशमेंट को पीएफ या तो इंस्पेक्टर लेके आते थे या उनको दफ्तर में जमा करना पड़ता था कवरेज प्रोफार्मा और उनको पीएफ कोड नंबर इशू किया जाता था। इस प्रणाली में बहुत सारी कंप्लेंट्स आती थी कि हमको टाइम पे कोड नंबर नहीं दिया जा रहा है, बट नाउ इट इज ऑनलाइन सो दे कैन रजिस्टर इट। हम एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर से यही निवेदन करना चाहेंगे कि यूएन को, एम्प्लॉइज को स्पेशली यूएन को आप एक्टिवेट करें और मेंबर पासबुक में जा करके देखें आपका लेटेस्ट जो भी ये है। एम्प्लॉयर्स ऑनलाइन आपको सब मिल जाएगा। ऑनलाइन सब मिल जाएगा। एम्प्लॉयर्स को हम निवेदन करेंगे कि आप जितने भी कर्मचारी हैं आपके डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सबको पीएफ में ये करें और जो यूएन के केवाईसी पार्टिकुलर्स है ज्यादा से ज्यादा आप फिलअप करें। और अगर कोई ज्यादा जानकारी चाहिए तो ईपीएफ ऑनलाइन वेबसाइट है epf.com ये है। और अगर किसी कर्मचारी को अगर कोई ग्रीवांस है तो वो ईपीएफ आईजीएमएस पोर्टल पे आकर लॉग इन कर सकता है, या भविष्य निधि अदालत हमारा हर 10 तारीख को भविष्य निधि अदालत होता है, उसमें वो अपना ग्रीवांस देके उसका निपटारा करता है डिपार्टमेंट। अशरफ जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने बहुत विस्तार से हमें ईपीएफओ के बारे में बताया। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं और बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमें अवसर देने के लिए। धन्यवाद।